नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो टीजीटी आर्ट की तैयारी में आप ईमानदारी के साथ व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का पेपर भी अभी सीटेट का लगा होगा 7 जुलाई को। आज है 1 जुलाई। आप जानते हैं 1 जुलाई से बहुत सारे नियम कानून भी बदल रहे हैं। 1 जुलाई से ही शायद जो आपका टेलीकॉम कंपनी है उसका रिचार्ज भी बदल रहा है, शायद वो 25% के आसपास महंगा हो रहा है। तो ये सारे बोझ सभी आम नागरिक के जीवन पे पड़ने वाले हैं, लेकिन इन सभी से इतर होकर के हमें तैयारी भी करनी है, क्योंकि जुलाई माह में ही हमें उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की डेट कंफर्म हो जाने वाली है। अब परीक्षा की डेट अगर कंफर्म होती है मित्रों, तो फिर आपके पास समय कम बचता है और उस समय को आप सदुपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, तब जाके काम बनने वाला है। क्योंकि कोई भी परीक्षा इतनी आसान भी नहीं है कि आप तुरंत कर ले जाएं, और कोई भी परीक्षा आपके मेहनत से ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि आप उसे ना ही कर पाएँ। तो इसलिए आप ईमानदारी के साथ लगेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो सब बढ़िया होगा। आज सुबह वाली क्लास हम 11 बजे वाली नहीं ले पाए, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन ये क्लास आपकी चल रही है और इसमें हम पहली क्लास नाम दे रहे हैं, और ये भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित क्लास है, उसका सुपर फास्ट रिवीजन है। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हम लोग रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला को पहले पढ़ लें, फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन भी कर लेंगे। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे भारतीय चित्रकला का षडांग होगा, फिर जोगीमारा बाग बदामी एलोरा शेतनवासल होगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते रेखामण तानपुत अंतराल तक चलेंगे। पहली क्लास है, अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका भी लाभ हो सके, और वो भी अगर परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, तो फिर क्लास को सीरियसली ही देखेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला को उद्गम हुआ मित्रों, तो उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है, वही पौदिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं मित्रों। आगे दिया गया पॉइंट्स कि आदिम मानव की कला जो है कैसी रही, तो वो प्रागैतिहासिक युग से ही संबंधित रही, इसलिए आप कहना आदिम मानव या आदि मानव का संबंध प्रागैतिहासिक युग से रहा है। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र जो है वो छेपांकन पद्धति किसमें स्टेंसिल्स पद्धति में बने हुए हैं, जबकि प्रागैतिहासिक चित्रों से उस समय के तत्कालीन जनजातीय और संस्कृति का भी पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों से ये ज़रूर पता चलता है कि उस टाइम की जनजाति कैसी रही है और उस टाइम संस्कृति कैसी थी। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर, प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर विद्वानों पर 5 प्रकार की शैलियों की खोज हो जाती है। इन शैलखंड चित्रों में आप 5 टाइप की जो शैलियाँ खोजेंगे, उसमें पूरक शैली होगी, अर्धपूरक शैली होगी, रेखा शैली होगी, अलंकृत शैली होगी और छेपांकन शैली होगी। तो इन 5 टाइप की शैलियाँ उस 5 जो है प्रागैतिहासिक काल के शैलखंडों पर मिल जाती हैं, विद्वान खोजते हैं। आगे कहा जाता है कनाडाई पुरातत्वविद और लेखक डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे हो सकता है पूछे प्रागैतिहासिक शब्द की यूज़ सबसे पहले किसने किया है, तो आप कहना डेनियल विल्सन ने किया। किस पुस्तक में किया, तो आर्कोलॉजिकल एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास, ऐसा पुस्तक जो है किसने लिखा मित्रों, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अब थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, चित्रकला की परिभाषा। तो किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का आभास करा देना ही क्या है, ड्राइंग है, यानी चित्रकला है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव जो पूछा जाता है मित्रों, तो आप जानते हैं जीव के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ 4 भाग आ गए मित्रों। इन 4 भागों में से एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठीय जीव आया। फिर पेलोजोइक युग आया, इस युग में जो है आकेशेरुकीय रूप से विकसित हुआ। फिर मेसोजोइक युग होता है, इस युग में कशेरुकी यानी सरीसृप जीवों का विकास हुआ। फिर सेनोजोइक युग कर देते हैं।
इसी युग में स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है। आगे कहा जाए मित्रों तो कहा जाता है मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी पुरानी है? तो 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर आया था। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार का हथियार बनाया करते थे और उसका उपयोग दैनिक जीवन में वो किया करते थे। भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज सर्वप्रथम ब्रुशफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम, कहाँ पे? पल्लावरम नामक स्थान पे 1863 ईस्वी में किया था। तो प्रस्तर युग के औजार की खोज ब्रुशफुट ने खोजी। कहाँ पे खोजी? पल्लावरम में खोजी। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। किस सन में खोजी? 1863 में खोजी, यानी 1963 में खोजी। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है 1865 ईस्वी में HV वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथॉन नामक स्थान से एक फॉसिल प्राप्त की थी। एक फॉसिल किसने प्राप्त की? HV वाइने ने प्राप्त की थी। कहाँ से? हैदराबाद से। तो ये चित्रकला की कुछ परिभाषाएं भी हैं जिसे पोलोजोइक, मेसोजोइक, एजोइक और सेनोजोइक में बांटा जाता है। अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के विवरण के बारे में भी देख लें। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अगर पढ़ना है मित्रों, अध्ययन करना है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूर्व पाषाण काल होता है जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं। यह 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का होता है। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहा करता था मित्रों। पूर्व पाषाण का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार के साथ साथ हथियार बनाया करता था। प्रस्तर युग के औजार जो है शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी की घाटियों से भी मिले हैं। और शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी के घाटियों के वहाँ भी आपको ऐसे औजार देखने को मिल गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिण भारत वाला सबसे पुराना बताया जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत के चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत और उसके साथ कुडप्पा क्षेत्र में सीमित रहा है। जबकि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के रूप में भी बुलाया जाता था, यानी पुकारा जाता था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या रहा मित्रों? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मानव ने सबसे पहले क्या बनाया? तो मानव ने कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया। और क्वार्टिजाइट यंत्र यानी मद्रास के गंटूर जिले के अंगोला और कुडप्पा नामक स्थानों से आपके क्वार्टिजाइट यंत्र भी मिल जाते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लास्टोसेसिन यानी अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में जो है अफ्रीका में आ जाता है। और पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से बने उपकरण सोहन नदी घाटी यानी वर्तमान में पाकिस्तान में आपको पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से बने उपकरण देखने को मिल जाते हैं। पूर्व पाषाण काल मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा मित्रों। तो वो आखेट भी करता रहा और खाद्य पदार्थों को भी एकत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। पूर्व पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, क्या मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से मिली है। और किस काल की है? तो ये पूर्व पाषाण काल की है। वही पूर्व पाषाण काल जिसे आप 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का मानते हैं। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण काल से ही हुआ है मित्रों। और सर्वप्रथम पिथिकेन्सोपस और उसके साथ पिकेनेंसियस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार भी किया है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव की अस्थियां 14 लाख वर्ष पहले की बताई जाती हैं। तो मानव की अस्तित्व जो है महाराष्ट्र के बोरी वाले स्थान से जब देखा जाता है तो 14 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। वैसे आप मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष के आसपास मानते हैं। हर टाइप का डाटा आता है, उसी अनुसार पढ़ना होता है। अब आगे बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल की बात होगी मित्रों, मेसोलिथिक एज की बात होगी। यहाँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का दृश्य मिलेगा। और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है मित्रों। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन और नव प्रस्तर युग के समय में संधि काल वाला समय जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजार और अधिक सुडौल हैं और उसकी ज्यामितीय रूप भी बहुत अच्छी बताई जाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 के बिंद क्षेत्र में जो है मिल जाती है। और मध्य पाषाण काल के औजार जो है वो माइक्रोलिथिक यानी छोटे होते हैं, माइक्रोलिथिक होते हैं यानी छोटे औजारों का प्रयोग यहाँ स्टार्ट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो बागौर है। बागौर राजस्थान वाला होता है मित्रों। भीलवाड़ा जिले में काठोर नदी के तट पे जो है ये बागौर आपका मिलता है। ये मध्य पाषाण काल का एक बढ़िया नमूना बताया जाता है।
मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, वहाँ 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे 14 मानवों का नरकंकाल मिला है? लांघनाज में मिला है, लांघनाज में मिला है। लांघनाज गुजरात के पुरातत्व स्थल के उत्खनन का कार्य एच.डी. संकालिया ने करवाया है मित्रों। तो एच.डी. संकालिया किसे खोजते हैं? लांघनाज को खोजते हैं, जो आपके गुजरात प्रांत में पाया जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है। कब से मिलता है मित्रों? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बाघौर से प्राप्त होता है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महादहा से प्राप्त होता है। तो महादहा और सरायनाहर से जो है अस्थिपंजर मिल जाते हैं मानव के। ये सब जो शब्दावलियां हैं, ये सब जो साक्ष्य मिले हैं, ये आपके मध्य पाषाण काल के होते हैं। अब आगे बढ़ें और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल की बात करते हैं। तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3,000 ईसा पूर्व का होता है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो बस्ती है मित्रों वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूच प्रांत में प्राप्त होती है। नव पाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया करता था। और नव पाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। किसका हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है नव पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देता है। यानी मानव अस्थायी रूप से रुकना स्टार्ट कर देता है, एक जगह बसना स्टार्ट कर देता है। और नव पाषाण युग प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुई है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास मिले, जिसे गड्ढा घर कहा जाता है। बुर्ज होम और गुफलकार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आपके नवपाषाण के एक बढ़िया नमूने बताए जाते हैं। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की देन है। और बुज्रहोम में कब्रों में पालतू कुत्तों का जो शवदाह बनाया जाता है मित्रों, वो मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफन किया जाता है। ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम में मिला है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से की है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू कर दी है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो बताई जाती है वो गेहूं और जौ बताई जाती है। जबकि इलाहाबाद का कुलवा डिहवा, जहां से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा कोल डिहवा किसके लिए फेमस है? तो कोल डिहवा जो है इलाहाबाद के पास स्थित है और चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र जो है वो बेल्लारी रहा है मित्रों। और नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों में रहना आरंभ करता है। नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया। और मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है चाक का आविष्कार हुआ, आप कहते हैं नवपाषाण काल की देन है। नवपाषाण काल एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो है कहाँ से मिला? तो वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त होता है। और उत्तर पाषाण काल मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है। तो उत्तर पाषाण कालीन मानव सबसे पहले जो है इसका प्रयोग करता है, चाहे उत्तर पाषाण का हो चाहे उसे नवपाषाण का हो, बात एक ही है। पालिश लगाने की कला का जो आरंभ होता है वो नवपाषाण काल में ही होता है। और नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर आएगा, सिंघलपुर आएगा और बेल्लारी आएगा। यहाँ से प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। उत्तर पाषाण काल के मानव सारे भारतवर्ष में फैलाए गए और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। नवपाषाण कालीन नर्मदा नदी के दरियाई घोड़ा और अन्य पशुओं के अश्मीभूत हड्डियां भी यहीं से प्राप्त होती हैं। नवपाषाण युगीन मानव के यंत्र निर्माण करने के उद्योगशालाएं ये सब दक्षिण भारत में ही प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर हिंगराजी के टुकड़े, शील और पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिंगरोजी को पीसा जाता था मित्रों। तो हिंगरोजी को पीसा जाने के लिए पत्थर के टुकड़े भी मिले, सील भी मिले, ये सब भी देखने को मिला है। सील बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देहात वाले जानते होंगे सील क्या होता है, लोढ़ा क्या होता है या पत्थर क्या होते हैं। पत्थर तो सब जानते होंगे, देखते हैं। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो ज्यामितीय या अमूर्त कला का जो विकास होता है, आगे बढ़ता है, तो ये अमूर्त कला आगे बढ़ती है नवपाषाण काल में। अब थोड़ा सा बात हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख शोध के बारे में देख लेते हैं। उनके लेखक कौन कौन से रहे, शोध कैसे छपे और कैसे वो आगे बढ़े।
जैसे भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों और चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वानों में एलन हार्टेग बॉन्ड्रिक आते हैं, स्टुअर्ट पिगॉट हैं, D.H. गार्डन हैं, प्रोफेसर जूनेर हैं, लियोनार्डो आदम हैं और श्री F.R. अल्चिन का भी नाम आता है। उसके साथ श्रीमती अल्चिन का भी नाम आएगा, W. एंडरसन आएंगे, कॉकबर्न आएंगे, C.A. सिल्वारॉड आएंगे और पंचानन मित्र के साथ साथ मनोरंजन घोष का नाम भी प्रमुखता से आ जाता है। तो ये सब विद्वान रहे जो आलेख छापते रहे। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात करते हैं 1950 में एक पुस्तक आती है स्टुअर्ट पिगॉट की, जिसमें उन्होंने प्रागैतिहासिक समय के प्रमाणिक सामग्री से भरपूर बताया है। और आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 के लेखक असित कुमार हालदर रहे हैं। तो ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होती है 1923 नामक पुस्तक जो है वो पंचानन मित्र जी की है। और इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो 1929 की है, इसके लेखक जो है वो पर्सी ब्राउन बताए जाते हैं। जबकि प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर लियोनार्डो एडम द्वारा जो है 1940 में लिखी गई, 49-54 में क्रमशः प्रकाशित की गई है प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। जबकि H.A. बॉन्ड्रिक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो 1952 के आसपास 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया था, जिसमें आपका सरोहो घाट का घायल सुअर वाला और उसके साथ सुअर के आखेट का दृश्य दर्शाया, और होशंगाबाद का भैंसा भी उसी में दर्शाया और सिंघनपुर का आखेट भी उसी में दर्शाया। तो किसने दर्शाया मित्रों? ये H.A. बॉन्ड्रिक की पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में ऐसा आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शिला स्थल हैं जिनके जो है खोजकर्ता और खोज वर्ष की बात करते हैं, तो देख लो, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 1880 मिर्जापुर क्षेत्र होता है, कार्लाइल इसे खोजते हैं। 1892 बेल्लारी क्षेत्र होता है, F. फॉसेट खोजते हैं। 1907 की बात करें, बांदा इसका क्षेत्र होता है मित्रों, खोज करते हैं C.A. सिल्वारॉड। जबकि 1910 की बात करते हैं, सिंघनपुर क्षेत्र होता है और C.W. एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है। 1922 की बात होती है मित्रों तो होशंगाबाद है, मनोरंजन घोष खोजते हैं। जबकि 1936 की बात कर रहे हैं, अगर 36 पूछा जाए तो पंचमढ़ी D.H. गार्डन लगाना। और मित्रों जब 32 दिया जाता है तब भी आप जानते हैं पंचमढ़ी के लिए किसको लगा देते हैं? G.R. हंटर को लगाते हैं। तो खोज का काम G.R. हंटर 1932 रहा है, जबकि प्रकाश में लाने का काम 1936 में D.H. गार्डन का रहा है। और 1958 की अगर बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज की बात आती है, प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर V.S. वाकाड़कर, तो इन्होंने खोजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा मित्रों, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करते हैं मित्रों तो दिया गया भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्रों में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इन सब जगहों पर आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकार मिल जाते हैं, चित्र रचनाएं मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंचमढ़ी का नाम आएगा, पहाड़गढ़ का नाम आएगा, भीमबेटका का नाम आएगा, रायगढ़ का नाम आएगा, रायगढ़ तो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, मंदसौर की बात आ गई, होशंगाबाद आएगा, आदमगढ़ आएगा, भोपाल आएगा, ग्वालियर आएगा, रायसेन आएगा। ये सब क्षेत्र जो है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित है और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हम लोग पढ़ें तो पंचमढ़ी अभी जस्ट हमने कहा कि पंचमढ़ी गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला, पूछा जाएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज की बात आती है, G.R. हंटर साहब खोजते हैं, कब? 1932 में। प्रकाश में कौन लाता है? तो प्रकाश में आप जानते हैं D.H. गार्डन लाते हैं 1936 में। तो पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन साहब को जाता है और D.H. गार्डन इसे कब लाते हैं? 1936 में लाते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष माना गया। तो किसके समकक्ष माना गया? स्पेन की एक गुफा है, स्पेन की गुफा का नाम अल्तामीरा है, अल्तामीरा के बराबर माना गया है पंचमढ़ी की गुफाओं को। आगे, पंचमढ़ी में कुल कितने? तो 50 गुफाएं अवस्थित है। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? 50 गुफाएं अवस्थित हैं। पंचमढ़ी के चित्र जो है वो घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित बताए जाते हैं और पंचमढ़ी के प्रमुख चित्रों में आखेट के प्रस्थान करने की दृश्य को दर्शाया गया, यानी आखेट का प्रस्थान, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा और वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, उसके साथ शस्त्रधारी सैनिकों को भी दर्शाने का काम पंचमढ़ी में किया गया। तो ये सारे दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ोगे, कुछ दृश्य दिखाते हैं, जैसे नृत्य वादन वाला दृश्य है, ये पंचमढ़ी में मिलता है, पंचमढ़ी वही जम्बूद्वीप वाला, देखो नृत्य वादन है ये। दूसरा दृश्य दिखाते हैं, दूसरा दृश्य आपका शहद एकत्रित करते हुए, ऊपर देख रहे हैं ये सब मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये छत्ता है आपका, नीचे ऐसा पॉट लगाए हुए एक जो है मानव दर्शाया गया है जो शहद एकत्रित कर रहा है। तो ये भी दृश्य आपको पंचमढ़ी में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है सितार वादक तथा गदर्भमुख देवता का चित्र भी कहां से मिला है? तो सितार वादक और गदर्भमुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं यहाँ 50-50 गुफाएं हैं, इन 50 में से लश्करिया खोह से आपका गदर्भमुख देवता और सितार वादक का दृश्य मिला है।
सशस्त्र युद्धों का दृश्य जो है वो पंचमढ़ी में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी से मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण पंचमढ़ी में ही हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है मित्रों, और पंचमढ़ी के भांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य भी दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं महादेव बाजार। महादेव बाजार गुफा में मित्रों एक विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, यानी बड़ी सी बकरी का चित्र कहाँ मिला? तो महादेव बाजार में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को पंचमढ़ी वाले में पुतरी नाम दे दिया जाता है। और पंचमढ़ी के अन्य गुफाएं जहां पर चित्रशालाएं प्राप्त हुए हैं उसमें लश्करिया खोह आता है, नींबू भोज आता है और बनिया वेरी आता है। तो बनिया वेरी, नींबू भोज और लश्करिया खोह कहां पे आते हैं? ये पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। आगे बढ़े मित्रों, तो पंचमढ़ी के चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्रों में तख्तीनुमा और डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है, जिसके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया, जबकि दूसरे स्तर के चित्रों में केवल अहेरिया यानी शिकारी रूप में अभिव्यंजित करने का काम किया गया। और तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इन स्तर के चित्र घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित बताए गए हैं। कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है मित्रों। कहां से मिला है? तो कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से मिला है। नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र जम्मू द्वीप गुफा से प्राप्त हुआ। तो नृत्य वादन का दृश्य कहां से मिला है? जम्मू द्वीप गुफा से मिला है। पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। परिवार के मध्य तंतुवादन का चित्र कहां से मिला? तो पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। आगे बात करते हैं, तो पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी मिले हैं। किनका? वानर क्रीड़ा का बढ़िया दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। बनिया बेरी क्षेत्र जो है वो पंचमढ़ी के सफेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिल गया है, जिसमें वानर समूह के साथ साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया? मधुमक्खी का छत्ता भी बनाया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांटे रोजा से शहद एकत्रित करते हुए मानुष्य का दृश्य चित्रित किया गया, जो पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है मित्रों। अभी आपने देखा था पंचमढ़ी का शहद एकत्रित करने वाला चित्र, तो ये मोंटे रोजा से मिला है मित्रों। मोंटे रोजा से मिला है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी से मिला है। कहां से मिला मित्रों? तो स्वास्तिक पूजा का बढ़िया वाला चित्र जो है वो बनिया बेरी से मिला। बनिया बेरी भी पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अश्वरूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहां से मिला? तो बोरी गुफा से मिला है। बोरी गुफा भी पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आती है। तो अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहां दर्शाया गया? तो आपके बोरी गुफा में दर्शाया गया, जो पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्र पंचमढ़ी से ही मिले हैं, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक कौन है? तो D.H. गार्डन साहब हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक। आगे बढ़े मित्रों, पहाड़गढ़ की बात करेंगे। पहाड़गढ़ ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं और शिलाचित्र देखने को मिल जाते हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां घोड़े, हाथी पर सवार और तीरों के साथ साथ भाले और धनुषें से युक्त दर्शाए गए, यानी धनुष लिए हैं, तीर लिए हैं, भाला लिए हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं, और मानवाकृतियां घोड़ा भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर डीपीएस दाराकेश ने उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। तो किसने खोजा है? डीपीएस दाराकेश ने खोजा है। स्थान कौन सा है? आप जानते हैं, स्थान आपका पहाड़गढ़ है, ग्वालियर के पास है। अगला नाम भीमबेटका का आएगा, बहुत प्रमुख है आपकी परीक्षा के लिए। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वाकाड़कर साहब ने खोजा है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हो जाती हैं। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन, क्या रेलवे लाइन से बरखेड़ा और उबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य बताई जाती है। मियाँ परशुपुर जो भीमपुरा नामक आदिवासी गांव है, उससे 2 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका भी आपकी बताई जाती है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र जो है वो 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, यानी 10 किलोमीटर के एरिया में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो आएगा।
और भीमबेटका पहाड़ी की जो लंबाई है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका क्या है तो आप कहते हैं पहाड़ी है। तो भीमबेटका पहाड़ी की लंबाई लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिल जाती हैं। इसमें से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष भी मिल जाते हैं। और यहीं पर चित्रों के दो स्तर मिलते हैं, एक तो 8000 ईसा पूर्व से हैं और दूसरा 1500 ईसा पूर्व के हैं। तो 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक दृश्य हम दिखाते हैं, शिकार नृत्य। मित्रों ये शिकार नृत्य दृश्य आपका जो है भीमबेटका से मिला है, अच्छे से देख लो। ऊपर आपके ये क्या दर्शाए गए, शिकारी दर्शाए गए, नीचे एक बड़ा सा माहिश टाइप का दृश्य दर्शाया गया जिसका शिकार ये लोग करना चाहते हैं। तो ये शिकार नृत्य वाला दृश्य है मित्रों, देख लो, भीमबेटका से मिला है। पहले स्तर के चित्रों की अगर बात करते हैं तो इस स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार दर्शाए गए पहले स्तर में। जबकि दूसरे स्तर के चित्र में, इस स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक है, कृषक हैं, ग्वाले हैं, ये सब भी चित्रित किए गए हैं। ये सारी बातें भीमबेटका के लिए हो रही हैं, जिसका खोज उज्जैन के प्रोफेसर साहब यानी वाकाड़कर साहब किए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मित्रों, और रायसेन आप जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। भीमबेटका एक पहाड़ी होती है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार और छतों पर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे मित्रों। भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग, कौन सा, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी में मेसोलिथिक पाषाण काल की अवधि की बताई जाती है। कैसी है, मेसोलिथिक एज की है। और भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र जो है वो सर्वप्रथम भीमबेटका से ही देखने को मिल जाते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य चित्र और उसके साथ शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख भी प्रकाशित किया था। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य इस नाम से कौन सी पत्रिका में, धर्म युग में छापा था। किसने छापा था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज्यादातर लाल, पीला और सफेद के साथ हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल, पीला, सफेद, हरा रंग कहाँ प्रयोग किया गया, भीमबेटका में ज्यादा देखने को मिलता है। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाओं की अगर बात करते हैं तो जैसे आएगा नाम गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कंटोरिया, फिंगरी गुफा, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। गणेश घाटी में पाया जाने वाला सबसे सुंदर दृश्य है वो युद्ध का दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दर्शाया गया। यही है आपका युद्ध का दृश्य, गणेश घाटी से मिला है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरुए रंग से बनाया गया जो जंगली भैंसा है मित्रों। जंगली भैंसा 3.5 मीटर लंबा बताया जाता है जो जावरा से मिला है। जो आपका जावरा कहाँ पे आता है मित्रों, जावरा आपके भीमबेटका के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक गुफा लांगड़ाबाई से दुल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। लांगड़ाबाई से क्या मिला, दुल्हा और दुल्हन का चित्र मिला है। और कंटोरिया और फिंगरी से गर्भवती महिलाओं का चित्र भी मिला है। कंटोरिया और फिरंगी ये किसके अंतर्गत आते हैं, भीमबेटका के अंतर्गत आते हैं। वहां से गर्भवती महिलाओं का दृश्य भी दर्शाया गया। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। और धर्मपुरी मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमयी शिकारियों का दृश्य भी दर्शाया गया और उसके साथ हिरन के शिकार का रहस्यमयी दृश्य भी अंकित किया गया। तो ये सब दृश्य भी आपके भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों के विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों, इनसे प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता है। और गेरुए का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था तथा हरे के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे, जबकि सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग आप लोग कर लेते थे उस टाइम पे। भीमबेटका के बाद मित्रों हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है मित्रों। रायगढ़ यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रयों की अगर बात करते हैं तो बौतालदा है, कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, नवागढ़ है और कर्मागढ़ है, खैरपुर है, खरसिया है। ये सब आपका रायगढ़ का हिस्सा हो जाता है। बैतालदा की अगर बात करते हैं, इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसा का अंकन मिलता है। तो आपका हिरन, छिपकली और जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, बैतालदा में। ऐसा दृश्य प्रागैतिहासिक काल का देखने को मिल जाता है। जबकि कबरा पहाड़ की अगर बात करते हैं तो कबरा पहाड़ यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते के भयभीत आखेट को दर्शाया गया है। और सिंघनपुर की बात करें, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, तो रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत माठ नदी के पूर्वी ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों
कि जो खोज है वो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की जाती है। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य भी किया है। सिंघनपुर में 50 चित्र जो है 50 चित्रित शैलाश्रय और गुफाएं मिल जाती हैं। आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह बांधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। कौन सा? तीरों से बुरी तरह बिधा भैंसा जो है तीरों से बिल्कुल इधर से उधर तीर आर पार कर दिए हैं और भैंसा मर रहा है, ऐसा दर्शाया गया। ये सबसे बढ़िया चित्र बताया जाता है, उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। यहाँ के एक गुफा द्वार पे असंयत कंगारू का चित्रण भी हुआ है। असंयत कंगारू का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो आप सिंघनपुर में देखने को पा जाएंगे। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा है, बारहसिंघा है, हिरण है, भैंसा है, सांड है, सूंड उठाए हाथी है और इसके साथ खरगोश हैं, इन सभी को भी दर्शाया गया है। यहीं पर एक गुफा का दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छिदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। और रायगढ़ क्षेत्र के अनेकों चित्र क्षेपांकन पद्धति में बने हुए बताए जाते हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त पारवर्ती माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू, टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को भी पाया गया है। और मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर क्या है मित्रों? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पे कुछ प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ियाँ खोए हैं यानी गुहाएं हैं। और मोरी नामक स्थान से अष्टदल के साथ साथ कमल के साथ स्वास्तिक, चक्र, शौर्य, सरबोतोभद्र, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र, ये सब देखने को मिल जाता है मोरी वाले स्थान से। यहाँ पर देहाती भांस से बनाई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो देहाती भांस से बनाई गई गाड़ियाँ कहाँ मिली? मोरी से मिली, यानी मंदसौर में मिली हैं। नृत्य रत मानव हो, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले हों या फिर पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पे बढ़िया से मिला है। तो ये सब दृश्य आपका मंदसौर मोरी वाला हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े मित्रों, होशंगाबाद आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्र में। होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी घाटी पे आदमगढ़ की पहाड़ियों में बने 1 दर्जन से ज़्यादा शिलाश्रय स्थित हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष को जाता है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जंगली भैंसा है मित्रों, घोड़ा है, हाथी है, घायल भैंसा है, अस्त्रधारी है, घुड़सवार है, जिराफ समूह है, 4 धनुर्धारी है। ये सब दृश्य जो बना है ये आपके होशंगाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। होशंगाबाद वाले चित्र क्षेपांकन पद्धति में है। और यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशालकाय माहिष का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं के द्वारा निर्मित है। तो महामाहिष का दृश्य कहाँ पे मिला है? आपके होशंगाबाद से मिला है। वन देवी का चित्र भी कहाँ से मिला मित्रों? तो वन देवी का चित्र भी आपके होशंगाबाद से देखने को मिल जाता है। आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों के आखेट करते हुए चित्रित करने का काम किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंघे का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं में उकेरा गया है। एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर के साथ साथ सिमलीरा, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि से आदिम चित्रकला का उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपके मध्य प्रदेश के लिए हुई हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो मिर्जापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। मिर्जापुर की बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के सन 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमयी गुफाओं में सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताने का काम किया है। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने वाले का श्रेय जो जाता है वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल का जाता है, उसके बाद जॉन कॉकबर्न को जाता है। इसीलिए 1880 में कैमूर की पर्वत श्रेणियों में अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्जापुर के निकट बिंद क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिला चित्र बने हुए मिलते हैं। और मिर्जापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रौंप, शोरियो घाट, भिलडरिया, लिखुनिया, कोंडाकोट, घोड़ मागर और उसके साथ
खोडहावा आदि मिर्जापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं। मिर्जापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी और सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए बताए जाते हैं और इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर के साथ साथ गैंडा, हिरन सांभर, बारह सिंघा आदि का चित्रांकन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से बनाया गया है। बांड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका, यूरोप के बाद रखा है। एच बॉन्ड्रिक ने मिर्जापुर के घायल सूअर की अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में स्थान देकर के इस दृश्य को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। घायल सूअर का आखेट का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये आपका है घायल सूअर का दृश्य जो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अब बात सोरोहो घाट क्षेत्र की कर लेते हैं। सोरोहो घाट क्षेत्र में सबसे सुंदर दृश्य सूअर के आखेट का दृश्य मिलता है, जो केवल सोरोहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य बताया जाता है। कौन सा? सूअर के आखेट का दृश्य। गिरवी से बना इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थवादी, स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सूअर का मुख अर्ध खुला रह गया है, जो उसे असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सोरोहो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्रों में बात करें तो स्याही के आखेट का है, हाथ के आखेट का है, छापे की मानवाकृतियों की बात हो रही है, ये सब आपके सोरोहो घाट से मिला है। लिखुनिया की बात करते हैं तो यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी के किनारे लिखुनिया आपकी पाई जाती है। और लिखुनिया की बात करें तो हाथी के शिकार का दृश्य लिखुनिया में बनाया गया। आप देखो इधर हाथी दिखाई दे रही है, ये वाली हाथी दिखाई दे रही है, इसका शिकार का दृश्य दर्शाया गया है। यह आपके लिखुनिया में ही है। यहां से प्राप्त प्रमुख चित्रों में नृत्य वादन का दृश्य आता है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह आ जाता है। घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया, ये वाला दृश्य आ जाता है। तो ये सब आपके लिखुनिया के बेल्ट में आ जाते हैं। आगे बढ़ें तो मानिकपुर वाला बेल्ट आएगा। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है और मानिकपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट हैं, करपरिया हैं और करियाकुंड हैं। तो करियाकुंड, करपरिया और सरहाट कहाँ के क्षेत्र हैं? मानिकपुर वाले के क्षेत्र हैं, बांदा जिले में पाया जाता है। सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों को गेरुए रंग में ओजपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है, मिला है। सरहाट से ही एक स्थान से सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया गया है, ऐसा बनाया गया जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। तंत्र मंत्रशाला रही होगी सोरोहो घाट वाले में या सरहाट वाले में। कुरियाकुंड में 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का अंकन है। तो कुरियाकुंड में 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का अंकन किया गया है। घोड़मागर मिर्जापुर क्षेत्र के गैंडे के शिकार के अंकन के लिए जाना जाता है, जो गेरुए रंग से बनाया गया और पूरक शैली में बनाया गया घोड़मागर का गैंडे के शिकार वाला दृश्य। तो गैंडे के शिकार वाला दृश्य बहुत फेमस दृश्य होता है मित्रों। आप देखना, आपको दृश्य दर्शाते हैं गैंडे का शिकार। ये दृश्य आपका गैंडे का शिकार वाला है। बीच में गैंडा खड़ा हुआ है, इधर शिकार करने के लिए सब खड़े हुए हैं। महानुभाव लोग अपना बरछी, तलवार और फरसा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल बिडम्ब वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त है। कौन सा? बिडम्ब। कहाँ का है? मिर्जापुर क्षेत्र का है। तो प्रागैतिहासिक स्थल या कौन सा है जिसका पर्यटन स्थल विडम्ब है? तो मित्रों मिर्जापुर का है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। मिर्जापुर क्षेत्र में बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र भी मिलता है। तो बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ मिलता है? आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आप ये दृश्य देखिएगा, 3 दंडधारी अश्वारोहण, 3 दंडधारी अश्वारोहण आपके यहाँ दर्शाए गए। ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, 3 दंडधारी आपके अश्व वाले दृश्य भी हैं। मिर्जापुर में मिला है। मालवा वाला बेल्ट होता है। अपने अपने घोड़े को रास्ता में पैदल ले जा रहे हैं लोग। मालवा से पहिए रहित गाड़ी का दृश्य भी मिला है। पहिया रहित यानी पहिया ही नहीं है, ऐसी गाड़ी बनाया गया जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर यानी धनुष बाण और दंड लिए हुए खड़े हैं, ऐसा दर्शाया गया मालवा वाले में पहिया रहित गाड़ी में। और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन भी बढ़िया से किया गया। प्रागैतिहासिक स्थल हरनी हरन। हरनी हरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप पाया जाता है। हरनी हरन स्थान
और उसके बाद कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं जो चित्र जहां से मिले हैं। जैसे आप देखना, घोड़मागर मिर्जापुर का है, तो घोड़मागर मिर्जापुर गैड़े के आखेट के लिए जाना जाता है। भिलडरिया मिर्जापुर में है, घायल सुअर के लिए जाना जाता है। बिडम्ह मिर्जापुर में है, पहिएदार गाड़ी के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर का है, 12 सिंहों का आखेट के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर में है, हाथी का शिकार के लिए जाना जाता है। जबकि होशंगाबाद की बात करते हैं, आदमगढ़ वाला, तो वो महामाहिस के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही वन देवी का चित्रण है, उसको भी जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का दृश्य मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही मयूर का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी जानते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका शहद एकत्रित करते हुए दृश्य दर्शाया गया, उसे भी आप जानते हैं। और सिंघनपुर की बात होती है, छत्तीसगढ़ में है, घायल भैंसा और कंगारू का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। तो यह बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हो गई। आपके आउट ऑफ सिलेबस में कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी कराते हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो नवादा, राजगृह और चक्रधरपुर। कहाँ? नवादा जिला, राजगृह और चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में ये सब कुछ हैं, और शाहाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बिहार राज्य में चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड में है, और शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियों को दर्शाया गया। तो दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियां यहां से दर्शाई गई हैं। बात करें मित्रों आपकी राजस्थान की, राजस्थान वीरभूमि राजस्थान है मित्रों। राजस्थान क्षेत्र में आप झालवाड़ा जाना, भरतपुर जाना, दरा जाना, दरा के साथ साथ आप गागारोन जाना, इस सब क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान अलनरिया घाटी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, जिसमें स्थानीय लोग सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। तो सीता जी का मांडोलो जो स्थान है मित्रों, वो 5000 ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक चित्र लिए हुए है। तो सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। ये बात आपके राजस्थान की हो गई। अब दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं, तो दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में बिल्ला सरंगम आता है मित्रों। बिल्ला सरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाण काल स्थल है। देश में ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है बिल्ला सरंगम। और बिल्ला सरंगम से हड्डी के उपकरण, उसके साथ जादू, टोना टोटका के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह खूब ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक बेल्ट आता है बेल्लारी मित्रों। बेल्लारी कर्नाटक राज्य का है और नवपाषाणिक स्थल भी माना जाता है बेल्लारी को। बेल्लारी पूछा जाता है खूब, कौन से राज्य में आता है? कर्नाटक। दक्षिण भारत क्षेत्र में बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक या नवपाषाणकालीन मानव गतिविधियों का प्रधान केंद्र बताया जाता है। यहाँ के चित्रों को 1892 में, कब? 1892 में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण मिला है, जादू टोना टोटका का दृश्य मिला है। तो ये सब चित्र आपको बेल्लारी से देखने को मिल जाते हैं। बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। तो स्पेन के चित्रों से बेल्लारी के चित्र सेम देखने को मिल जाते हैं, बराबर मिलते जुलते हैं। वायनाड के अटकल की अगर बात होती है, वही वायनाड मित्रों जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। यह केरला राज्य का नवपाषाणकालिक स्थल होता है वायनाड के अटकल। यहाँ के चित्रों में 1901 में लगभग एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित करने का काम किया, यानी खोजने का काम किसका रहा? एफ फासेट का रहा। कब खोजा? 1901 में खोजा। यहाँ पर चतुष्कोण मिलता है मित्रों। चतुष्कोण के साथ साथ आपका स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टोटका से संबंधित प्रतीकात्मक चित्र भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दृश्य आपका वायनाड के अटकल का है। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियां स्पेन के कोंगुल गुफा के भांति हैं और सिर पर कुछ पहने हुए बताई जाती हैं। तो स्पेन के कोंगुल गुफा के समान कहाँ का दृश्य देखने को मिलता है? तो स्पेन के कोंगुल के समान, बेल्लारी का नहीं, वायनाड के अटकल का दृश्य देखने को मिल जाता है। मित्रों ये तो आपके दक्षिण भारत के केंद्र हो गए। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में नहीं पूरे भारत में है। तो दक्षिण भारत में शंगनकल्लू स्थान पर शैल चित्र मिले। कौन से स्थान पे? शंगनकल्लू स्थान पे शैलीय चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्राकृतिक रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं का चित्रण ना के बराबर किया गया। कश्मीर के सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुप्ता ने भी चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं और प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव के प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधा, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया गया है। भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है और प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, जादू और विश्वासों को व्यक्त करते हुए किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचयन आदि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधित चित्र उनके रसिक जीवन की झांकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में
लखुड़ियार यानी अर्थात 1,00,000 गुफाओं का समूह के गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरुए से बनी जंगली भैंसा जिसे बाइसन कहा जाता है, इसका चित्र भी मिला है, जिसमें कुछ घायल लोगों को भी दर्शाया गया है। ये भीमबेटका से देखने को मिल जाता है। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृतप्राय जीवन को तड़पाते हुए दर्शाया गया है या तड़पते हुए दर्शाया गया है, और एक जादूगर को एक बड़े वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया भी गया है। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। अब मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। जो उस टाइम वो लोग चित्र बनाए उसकी विषय वस्तु क्या रही। तो प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु में पशुओं का आखेट रहा है, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कहीं गैंडे का आखेट, कहीं पारासिंह का आखेट, कहीं भैंसों का आखेट, ऐसा दर्शाया गया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है, और प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों को अपने भावों को सरलतम रूप में दर्शाया और ज्यामितीय आकारों में सजोया भी है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। क्या है? उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। और प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण, तत्पश्चात बारहसिंह का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन जो है मयूर का हुआ है, और प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। आगे बात करें तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही होते हैं। तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है, और आदि मानव की दिनचर्या पशुओं को मान करके खाना, उनके बाद उल्लास में नृत्य और गायन करना, ये सब रहा है। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय है, जादू है, टोना है, टोटका है, चिरस्मृति है, विजय है इत्यादि की भावनाएं भी निहित बताई जाती हैं। और गुहावासी मानव, क्या गुहावासी मानव अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा, स्वास्तिक, षटकोण, अंकों की रेखाओं आदि का प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ भी करता है, ऐसा भी दर्शाता है। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है छापा चित्रों का आरंभ जो है, वो छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। और प्रागैतिहासिक मानव शायद अपने आखेटक समूहों को चित्रित करके घायल पशु के चित्र के सहारे पशुओं के अनेक अंगों पर आक्रमण और प्रहार करने की शिक्षा लेता था। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषताएं हैं मित्रों, वो खासियत क्या क्या है? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। किस पे बने हैं? रेखा पे बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के रेखांकन कहा जा सकता है, तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता भी है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रंग गेरुआ बताया जाता है, यानी लाल रंग का प्रयोग है। गुहा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे, और प्रागैतिहासिक मानव जो है वो गेरुआ के साथ साथ हिरौंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग में लाए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता भी दिखाई देती है, और उसके साथ साथ गति और सजीवता के साथ साथ प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। प्रागैतिहासिक शिला की सतह जो है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई है, और प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे, और मिलने के लिए प्याली के रूप में पशुओं की पुट्ठे की हड्डी प्रयोग में लाते थे। तो आपसे पूछा जाता है, जो रंगों को आपस में मिलाने के लिए कौन सी हड्डी प्रयोग करते थे या क्या लगाते थे, किसमें मिलाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी में वो रंग मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल आदि के एक सिरे को कोट करके बनाया करते थे, और प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर हैं, इसको खोद करके बनाया गया है। और प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला और काजल के रूप में भी होता रहा है। तो ये सारी बातें आपकी प्रागैतिहासिक चित्रकला की रही हैं, जो विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल ये पूरी क्लास कंप्लीट होती है। अब आपको बताना है कि कंप्लीट क्लास में कुछ डाटा ऐसा है जो आपको देखने को मिला होगा नया, तो उन्हें आपने लिखा या नहीं लिखा ये देखना जरूरी है मित्रों। जिस पे विशेष फोकस किया गया उसे आपने कहाँ तक कवर किया है, उसे आपने कैसे दर्शाया है,
और आपने प्रागैतिहासिक स्थलों की बात जो हमने की थी, कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे किस तरह से आपने दर्शाया, क्योंकि वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। अगर मान लो आप लिख नहीं पाते, नोट डाउन नहीं कर पाते, तो ये क्लास 2-3 बार सुन लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी कम कर लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको पूरा डाटा दिमाग में बैठ जाए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।